हुकूमत ने रियासती मिल्कियत में आने वाले इदारों की प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज करने का फैसला कर लिया है और उसका बुनियादी मकसद हुकूमती खसारे को कम करने के अलावा कारकर्दगी को बेहतर बनाना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है। हुकूमत ने इस साल 24 रियासती इदारों यानी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया है। इनमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा 5 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और 2 बिजली पैदा करने वाली कंपनीज भी शामिल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन के बाद अगली प्रायोरिटी करार दिया गया है। पहले तुर्की, सऊदी अरब और यूएई के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद पर बातचीत हुई, लेकिन कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका और उसके बाद फिर ओपन बिडिंग का फैसला किया गया ताकि शफाफियत के साथ एक बेहतर ऑफर सामने आ सके। अब हुकूमत का सिलसिले में कहना है कि एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग से सिविल एविएशन अथॉरिटी बड़े एयरपोर्ट्स के बजाय छोटे एयरपोर्ट्स की बेहतरी पर तवज्जो दे सकेगी और सिलसिले में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल एडवाइजर का किरदार अदा करने में दिलचस्पी भी जाहिर की है। कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को भी बाद में इसी मॉडल पर आउटसोर्स किया जाएगा। मौजूदा मुलाजमीन को बरतरफ करने के बजाय छोटे एयरपोर्ट्स में एडजस्ट किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की असल वजह एसओईज के भारी नुकसानात हैं। माली साल 2025 में एसओईज की वजह से हुकूमत को ओवरऑल तकरीबन 1229 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और हुकूमत ने इन इदारों को सहारा देने के लिए 2100 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी और माली मदद दी है। इस सिलसिले में पावर सेक्टर का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा है। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हर साल तकरीबन $1 अरब के बराबर नुकसान करती है, जिसमें लाइन लॉसेस के साथ बिजली चोरी और नाकिस नुकसानात इनकी बड़ी वजूहात हैं। पावर सेक्टर का ओवरऑल सर्कुलर डेट भी तकरीबन 2400 अरब तक पहुंच चुका है, जबकि नुकसानात 5900 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुके हैं। 5 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का मकसद इन नुकसानात को कम करना है। प्राइवेट सेक्टर से तवक्को है कि वो रिकवरी बेहतर करेगा, टेक्नोलॉजी लाएगा और इस तरह फिर सियासी मुदाखलत भी कम होती जाएगी। हुकूमती प्लान में 2 जेंकोस यानी गुड्डू और नंदीपुर पावर प्लांट्स को भी प्राइवेटाइजेशन के लिए फास्ट ट्रैक पर रखा गया है, क्योंकि ये प्लांट्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पैदावार नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से हुकूमती खसारा कम हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलेटरी निज़ाम मजबूत ना हो तो बिजली के टैरिफ बढ़ने का खदशा भी मौजूद रहेगा। माजी में कुछ प्राइवेटाइजेशन के तजुर्बात कामयाब रहे, जबकि कुछ में कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी और इसकी एक बड़ी वजह एक बड़ी मिसाल इसकी के इलेक्ट्रिक भी है, जो इंतज़ामी लिहाज से भी खासी कमज़ोर रही है और जिसको रिकवरी फेलियर के नतीजे में हुकूमत को मजबूरन राइट ऑफ देना पड़ा। इसीलिए अब एक्सपर्ट से कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के साथ रिफॉर्म्स और फिर निगरानी के अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। तो ओवरऑल हुकूमत का ये इक़दाम माली दबाव कम करने की एक संजीदा कोशिश कही जा सकती है, जिसके नताइज का इन्हिसार बहरहाल अमल दरामद के मेयार पर ही होगा। मुश्किल होगा और इस एक साल में कितनी कामयाब प्राइवेटाइजेशन हो सकेंगी, इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब PIA को हमने बड़े बेहतर अंदाज से प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन ये जो पावर सेक्टर है, जिंकोज और फिर उसके बाद डिस्कोज, ये जो 5 से 6 प्राइवेटाइजेशन का प्लान है, आपको लगता है कि ये 2026 में कामयाबी के साथ हो सकेगा? अरबाब साहब, अभी आपने जो नंबर जिक्र किया, ये नंबर पहले ये सोचिए ये आए कहाँ से हैं। मैं 2008-9 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। आई वाज वर्किंग अब्रॉड और मैंने आकर ये देखा कि पाकिस्तान में द डेटा ऑन द एसओईज के टोटल एसओईज हैं कितने, मुझे यही नहीं मिलता था। फिर मैं जब जाकर उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखने की कोशिश की तो पता चला 2-2, 3-3 साल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स नहीं बने हुए थे। फिर ये डेटा कहीं मुंजमद होकर इकट्ठा होकर फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं था। 2011-12 में ये पहली रिपोर्ट मैंने ही लिखी थी। जो आप एग्जैक्ट नंबर 2024 के रिपोर्ट से आज ले रहे हैं, अब 2025 की भी आ गई है। सो ये बदतदरीज फिर हम रिपोर्ट्स लिखते रहे और उसमें ये बात सामने आती रही कि जो नुकसानात हैं वो हैं और बढ़ते चले गए। सो पहले तो बात यह है कि हमने जब रिपोर्ट लिखी तो हमें ये पता चला कि 90 के करीब कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट खुद चला रही है। इतनी ही उनकी सब्सिडरीज भी हैं और ये पता चला कि फुटप्रिंट क्या है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। पावर, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग, ये आज भी वही फुटप्रिंट है जो मैंने उस वक्त लिखा था और उसका मकसद ही ये था कि हम ये बता सकें। अब आप आगे चलें, 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जब हमें ये डेटा मिल गया तो फिर हमने एग्रीगेट किए। अब आप इस वक्त क्यूमुलेटिव लॉसेस 25 की रिपोर्ट है पर वो पब्लिश नहीं है, अभी अप्रूव नहीं है बाय अथॉरिटीज़। 2024 की ये कहती है एग्रीगेट जो लॉसेस हैं वो 5748 अरब रुपए के
$21 बिलियन के इनकी बुक्स पे पार्क्ड हैं और वो ज़्यादा है NHA, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, सारे डिस्कोज को मिलाकर और कुछ और एंटिटीज को मिलाकर। सो पहले तो इसको समझ लें। और सालाना का जो लॉस है वो एट अ वेरी हाई लेवल है और इन्हीं में ज़्यादा है, और वो डेटा भी हमारे पास मौजूद है, उसमें पड़ा हुआ है। आपने जिक्र किया कि इसका पे कौन कर रहा है। आप अगर आज बजट में चले जाएं तो बजट में एक लाइन आइटम है, वो कहता है कि 400 अरब रुपए जो सर्कुलर डेट है उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और चूंकि IMF के साथ एंगेजमेंट है तो वो फिस्कलाइज हो गए, जिसका मतलब ये है कि आप और मैं अपने टैक्स के पैसे से जो इनएफिशिएंसीज है, आपने कहा $1 अरब, द एग्जैक्ट फिगर इज 400 बिलियन रुपीस, वो फिस्कलाइज किया जाएगा 2026 में। ये एक पोजीशन हो गई। इसके अलावा एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है, जो कि मैं बार बार 10 साल से कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब है हम एक डिस्को के जो हायर टैरिफ है उसको पार्क करते हैं दूसरे डिस्को के लोअर टैरिफ को बराबर करने के लिए, एक 375 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। ये भी मैं कहता हूं कि लेट देम कंपीट। अब जो मम्मा है इज द फॉलोइंग, हमने पब्लिक सेक्टर में इनमें से किसी भी डिस्को को, किसी भी PIA को, रेलवे को हमने कंपेटिटिवली चलाने की कोशिश ही नहीं की और मार्केट बनाने की कोशिश नहीं की। दैट वाज आवर फर्स्ट फेलियर। दैट डजंट मीन कि हर चीज बेच देनी चाहिए, पर हर चीज हमने सरकार में ये कोशिश नहीं की। फिर क्या करना पड़ा? सॉवरन गारंटीज टू डेट, लोन्स, इक्विटी इंजेक्शंस, ग्रांट्स, सब्सिडीज, एक टोटल सपोर्ट क्रिएट होती है। अगर मतलब आप 6-6 महीने की सपोर्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा 600 अरब रुपए की जो सपोर्ट है वो ये अलहदा है फ्रॉम जो मैंने आपको पहले उसका जिक्र किया, ये क्रिएट की जाती है। कुछ एंटिटीज प्रॉफिट में भी हैं तो आप कहेंगे उनको ना बेचें, एंड आई टॉक अबाउट दैट। बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो उनको कमाना चाहिए अगर वो प्राइवेट सेक्टर में होती, और जो वो कमा रही हैं एक बिल्कुल ही फर्क स्टोरी है उनकी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर OGDCL या पाक पेट्रोलियम या पाक अरब रिफाइनरी प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट कमा रही हैं, और ये लार्जली अकाउंटिंग प्रॉफिट्स भी हैं। सो इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो लो है, वैक रिमेन्स हाई, सो देयर इज अ लॉजिक देयर आल्सो। यहां पे खड़े हुए हैं, इसी को लेकर आगे चलें तो 3 जुज हैं। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक होना है, एक पॉलिसी साजी ठीक होनी है, जैसे टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मैं एक पॉलिसी का जिक्र कर रहा हूं, और तीसरा जो ऑपरेशंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाने हैं। अब इसके कई मॉडल्स हैं। मसलन अगर आप एयरपोर्ट की बात करें, हमने G2G की कोशिश की, हम कामयाब नहीं हुए। अब दुनिया में मॉडल्स हैं। हीथ्रो एक फुली प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट है यूके का, वो एक रेगुलेशन स्ट्रांग है पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। दिल्ली जो है वो PPP या कंसेशंस मॉडल पे है। सो हु इन्वेस्ट? द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट। गवर्नमेंट का रोल ओनर और रेगुलेटर का रहता है, बट कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लियर, दे रन इट। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि व्हाट मॉडल डू यू वांट टू अप्लाई। बट पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि सरकार में रहते हुए इस ओनरशिप के साथ हम इनको चला नहीं सकते, बिकॉज हम कमर्शियल डिसीजंस नहीं लेने देते। और जहाँ तक बोर्ड्स का ताल्लुक है, मैंने बड़ा क्लियरली हमेशा कहा है, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसे 2008 में आकर एक कैबिनेट कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू ये नए बोर्ड्स बनाए थे। अगर मेरा 1 टका भी ना लगा हो अरबाब, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक जिसे कहते हैं कि एक फ्रेमवर्क ऐसा है जिसमें बोर्ड जो है वो डिसीजन ही नहीं ले पाते जो उनको लेने चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करें, सो बोर्ड्स के वो फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको फुलफिल करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। सो थिंक अबाउट इट कि क्या हमें इन चीज़ों को सरकार में रखना चाहिए। उसका जो जवाब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, पर जवाब बड़ा गहरा है कि ये जो पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसमें चलें आप कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी में, कोई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी में, कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रिटिकल नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट में तो आप चीजें रख सकते हैं, बट अदरवाइज टू रन एनीथिंग, या आप कहें कोई मार्केट फेलियर है, कोई नेचुरल मोनोपोली है, आप वो नहीं करना चाहते। सो आपको कोई रूल बना लेना चाहिए कि ये ऑपरेशंस एक डिस्को के सरकार में रखने का बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, और स्पेशली जब हम उनमें से मेजर डिस्कोस के अच्छे CEOs या मैनेजमेंट भी नहीं ट्रांसफर कर सकते, और जिनकी इक्विटी नेगेटिव है 835 अरब रुपए। लेट मी रिपीट दैट,
पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ऐसे नहीं हो गई। लास्ट टाइम इसलिए नहीं हुई थी कि 600 अरब उठाए थे, 835 अरब उठाए हैं, पार्क किया है। अरबाब, you and I for the next 10 years are going to be paying this and it is bank financed. नेगेटिव इक्विटी बाकियों की भी है, इनको भी क्लीन अप करना पड़ेगा और लॉसेस को, बुक्स को क्लीन अप करना पड़ेगा। और अगर आप जाकर जो ये इस वक्त कामयाब या प्रॉफिटेबल हैं 30-40 इस 85 में से, तो उनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो कहीं पे तो 5% से भी नीचे है। सो उनको भी करना चाहिए। सो ऑप्शंस क्या हैं? आउटसोर्स कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, कंसेशन मॉडल कर सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और आउटराइट सेल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की कामयाब मिसाल क्या है? बैंकिंग सेक्टर, लुक एट देयर मनीज। ठीक है, वो तो सरकारी बहुत बड़ी बोरोवर है, बट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन आप देखें तो मेरा ख्याल है कि 2024 में 200-250 अरब रुपया तो हमने टैक्सेशन की मद में उठा लिया है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी कम है। क्यों है ये? बिकॉज वी लेट द प्राइवेट सेक्टर कम इन एंड रन दीज बैंक्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।